नमस्कार साथियों, करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले जो पार्ट आता है वह आता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और भारत में यूरोपीय कंपनियों की जब आगमन की बात करते हैं तो आप सभी जानते होंगे कि भारत में क्रमबद्ध तरीके से लगभग 5 कंपनी आए और इस 5 कंपनी में प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में ब्रिटेन की कंपनी सबसे आगे निकली और संभवतः भारत में ब्रिटेन ही शासन किया 1947 ईस्वी तक। तो हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन की कंपनी की स्थापना कैसे होती है, वह कंपनी कैसे आती है। लेकिन जो कंपनियां आई तो उसमें से कौन कौन से कंपनी थे उसके बारे में पहले ध्यान में रखिए, बस जानने के लिए, और हर कंपनी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अगर बात करते हैं कंपनी जो कि व्यापारिक उद्देश्य को लेकर के भारत में प्रवेश किए, वो पहला था पुर्तगीज कंपनी, पुर्तगाल का कंपनी अर्थात पुर्तगालियों का कंपनी था। दूसरा डच, तीसरा ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। चौथा जो था वह कौन था, तो डेनिश और पांचवा फ्रांस की कंपनी। ये 5 कंपनी भारत में आए और आप देखेंगे कि ये 5 कंपनियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया स्पर्धा के क्षेत्र में सारे लोगों को पछाड़ दिया और ये भारत पर लगातार एक अधिकार के रूप में शासन किया, व्यापार किया। ठीक, हाँ, हालांकि ये पुर्तगीज सबसे बाद में गए, सबसे पहले आए थे, लेकिन ये कुछ ही क्षेत्रों में कुछ ही जगहों पर क्या कर रहे थे, सिमट करके शासन कर रहे थे। जैसे कि ये 1961 में एक गोवा गए, गोवा से वापस चले गए, लेकिन 1961 ईस्वी तक ये गोवा पर अधिकार करके जमाए बैठा था। ठीक, अब बात आती है कि ये जो कंपनियां, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, मतलब भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ, तो उसका कुछ हम लोग बेसिक बातें को समझते हैं, उसके बाद ये सारी बात और क्लियर हो जाएगा। बेसिक बातें में समझना क्या है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। देखिए, एक 1453 ईस्वी की घटना होती है जो कि पूरे विश्व इतिहास को बदल करके रख देता है और विश्व इतिहास में माना जाता है कि भाई यहाँ से मॉडर्न युग की शुरुआत हुई, क्योंकि 15वीं शताब्दी के आते आते दुनिया के परिप्रेक्ष्य में कई ऐसी घटनाएं घटी जो कि बदलाव दिखाई दिया इतिहास के क्षेत्र में। सामंतवाद का पतन होगा, यहाँ देखेंगे नए भौगोलिक खोज हो रही है, पुनर्जागरण जैसी घटनाएं घट रही है। ठीक, तो जब इस प्रकार की घटना किसी भी देश में घटे तो माना जाता है कि वहां से मॉडर्न युग, आधुनिक युग की शुरुआत होती है। ठीक, तो 1453 ईस्वी की हम बात करते हैं, कितना, 1453 ईस्वी। तो भाई ये ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो एक चीज ध्यान दीजिए कि भारत और यूरोप के साथ, पश्चात जगत के साथ व्यापारिक संबंध कई अरसे से चले आ रहे थे। हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता से पश्चात जगत के साथ व्यापार संबंध बना हुआ था और यह निरंतर किसी न किसी कारण से, किसी दौरे से गुजरते हुए व्यापार चल रहे थे और चलता आ रहा था। लेकिन ये पश्चात जगत के जो लोग थे, तो पूर्वी जगत में जो व्यापार करते थे बेसिकली किस मार्ग से करते थे? तो बेसिकली बस समझिएगा, जानने का कोशिश कीजिएगा कि ये जो पश्चात जगत के लोग थे, ये भूमध्य सागर होते हुए ये भारत और पूर्वी एशिया, चीन वाला जावा सुमात्रा होते हुए ये व्यापार करते थे। लेकिन 1453 ईस्वी में ये मार्ग जो है ये अवरुद्ध हो गया। क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। बेसिकली ये यूरोप के व्यापारियों के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश वर्जित हो गया, बड़ा दिक्कत होती थी, परेशानियां झेलना पड़ता था। ये परेशानी का राज क्या था, तो आपको पता होगा। देखिए, रोमन साम्राज्य जो कि 3री शताब्दी के आते आते यह रोमन साम्राज्य
दो भागों में बट गया। कितना भागों में बट गया? ये बहुत बड़ा हुआ करता था रोमन एम्पायर, और तीसरी शताब्दी के आते आते ये रोमन एम्पायर जो है दो भागों में बट गया। एक कहलाया पश्चिमी रोमन साम्राज्य और दूसरा जो था वह कहलाया पूर्वी रोमन साम्राज्य। ठीक, अब पूर्वी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन, हालांकि ये 15वीं शताब्दी के आते आते इसी को बेजेंटाइन अंपायर भी कहते हैं। ठीक, बेजेंटाइन अंपायर भी कहते हैं। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य दो भागों में जब बट गया, इसके बाद आप देखेंगे कि जर्मनी, ठीक, कहाँ? जर्मनी जो है वो जर्मनी पश्चिमी रोमन साम्राज्य को पर अधिकार कर लिया, और 477 ईस्वी में माना जाता है कि ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य का भी पतन हो गया। ये डेट बस समझने के लिए प्रयास कीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, डेट से एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। हाँ, और उसके बाद ठीक आप देखेंगे लगभग 1000 वर्ष बाद, मतलब 1453 में पूर्वी रोमन साम्राज्य का भी पतन हो जाता है। पतन कैसे होता है? तो उस्मानिया सल्तनत जो है वो बेजेंटाइन एम्पायर में कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लेता है। तुर्कों का आक्रमण होता है, और तुर्कों के आक्रमण के बाद कुस्तुतुनिया जो है वो तुर्कों के अधिकार में आ जाता है, उस्मानिया सल्तनत के अधिकार में आ जाता है, कुस्तुतुनिया। ठीक, इस्तांबुल अभी कहते हैं। अब जब कुस्तुतुनिया का पतन हो गया तो इसका परिणाम क्या निकला? ठीक, समझिएगा, हमने क्या कहा कि पूर्वी रोमन साम्राज्य तीसरी शताब्दी के आते आते ये दो भागों में विभाजित हो गया। पहला विभाजित पश्चिमी रोमन साम्राज्य और दूसरा विभाजित पूर्वी रोमन साम्राज्य। उसके बाद हमने क्या बताया आपको कि 477 ईस्वी के आसपास जर्मन ने इस पर आक्रमण किया, और इसके बाद ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो है समाप्त हो गया। ठीक 1000 साल बाद पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसको बेजेंटाइन एम्पायर भी कहते थे, इस पर उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो गया। 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया का पतन हो गया। तो परिणाम क्या हुआ, इस बात को ध्यान में रखिए भाई। 1453 का जो घटना घटा वह सचमुच में इतिहास बदल दिया। कैसे, इस बात को ध्यान दीजिए। परिणाम की अगर बात करें 1453 ईस्वी की, तो 1453 ईस्वी का परिणाम जो है खतरनाक इसलिए हुआ कि सबसे पहला, अब लोगों को व्यापारिक, पश्चात जगत के व्यापारियों को व्यापार करने में तकलीफ होने लगी, तो ये लोग नए मार्गों की खोज के लिए निकल पड़े। ठीक है, क्या हो गए? नए मार्गों की खोज के लिए निकल पड़े, क्योंकि ये लोग अब इधर से जा नहीं सकते थे, और वेनिस हो या अरब के व्यापारी हो, इन लोगों का एकाधिकार इस पूर्वी जगत में हो गया, तो उनको परेशानी हो रही थी। ठीक, नए मार्गों की खोज की शुरुआत हुई। पहला घटना, खोज की शुरुआत हुई। अब दूसरी बात क्या हुआ कि देखेंगे इसी नए मार्गों के दौरान दूसरी घटना, मतलब भौगोलिक खोज शुरू हो गया। तो भौगोलिक खोज शुरू हो रहा है तो भौगोलिक अंतर बनना शुरू हो गया। भौगोलिक खोज इस दिशा में विभिन्न प्रकार के अंतर, नए नए चीजों का आविष्कार हुआ। तीसरी बात क्या हुआ समझिएगा कि देखिए पुनर्जागरण जैसी घटना घटी। यूरोप में पुनर्जागरण जैसी घटना घटी। अब पुनर्जागरण का मतलब क्या भाई, कैसे घटा? तो ध्यान दीजिएगा कि जो पहले यहाँ के जो खास करके बेजेंटाइन एम्पायर में पढ़े लिखे लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, तो जब इस्लामों के द्वारा इसे तंग किया जाने लगा, इसके जीवन निर्वाह करना यहाँ बड़ा कठिन महसूस होने लगा, उत्पीड़न महसूस होने लगा,
तो ये लोग जो खास करके वेजेंटाइन साम्राज्य में थे, ये लोग यहां से शिफ्ट कर गए इटली। कहां शिफ्ट कर गए? इटली। ठीक है, अब इटली की बात करें तो इटली में एक जगह पड़ता है खास करके फ्लोरेंस। कहां पर? फ्लोरेंस। तो ये लोग फ्लोरेंस शहर में निवास किए और यहां पर चल रहा था ईसाईयत धर्म। क्या चल रहा था? ईसाईयत धर्म। तो ईसाईयत धर्म में था कि आंख बंद करके उस बात को स्वीकार कर लीजिए। ठीक, तो इस ईसाईयत धर्म के दौरान जब ये बुद्धिजीवी वर्ग वहां पर पहुंचे, क्योंकि देखिए वेनिस उस समय, इटली फ्लोरेंस उस समय मतलब कि व्यापारियों का शहर था, वहां पर धनी लोग रह करते थे और बुद्धिजीवी वर्गों का शरण देना ये अपने आप का मतलब उसके अंदर ये नेचुरल गुण हुआ करता है। आज भी देखेंगे कि धनी लोग थोड़ा बुद्धिजीवी वर्ग वगैरह को अपने यहाँ शरण देना उसके स्वभाव में ही ये सम्मिलित है। ठीक, तो ये जब लोग आए तो यहाँ प्रबोधन जैसी बातें शुरू हुई। प्रबोधन, क्या? एलाइटमेंट। प्रबोधन, प्रबोधन का मतलब तर्क वितर्क करना इन लोगों ने शुरू किया। भाई पढ़े लिखे लोग थे, अब ईसाई धर्म तो चल रहा था, तो जब इन लोग प्रबोधन जैसी बातें लाए और इसी प्रबोधन के दौरान मतलब कि अब यहाँ पर लोगों को प्रोटेस्ट करने लगा। क्या करने लगा? प्रोटेस्ट। ठीक, अब जब प्रोटेस्ट करने लगे ये बुद्धिजीवी वर्ग लोग, तो ईसाई धर्म में एक नए धर्म की शुरुआत हुई। वह क्या भाई? एक तरफ तो पहले से जो धर्म चला आ रहा था उसे कैथोलिक कहते थे। क्या कहते थे? कैथोलिक। और जब बुद्धिजीवी वर्ग प्रबोधन जैसी बातें आने लगी, तर्क वितर्क होने लगा, लोगों को ये प्रोटेस्ट करने लगे, तब नए धर्म जो आया उसे ही प्रोटेस्टाइन कहा गया। और प्रोटेस्टाइन में खास करके मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर, ध्यान रखिएगा। तो ये जो पुनर्जागरण में प्रोटेस्ट या प्रबोधन जैसी बातें लाए, उसमें से सबसे बड़ा योगदान रहा मार्टिन लूथर का। ये हालांकि ये विषय से विषयांतर है, लेकिन समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। ठीक, तो भौगोलिक खोज, अब भौगोलिक खोज के दौरान क्या हो रहा है? उसके बाद प्रबोधन जैसी बातें आ रही है। पुनर्जागरण कई बार पूछा गया है कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुआ? इटली के बेसिकली फ्लोरेंस निवास स्थान से। अब क्यों हो रहा है इस बात को हमने आज समझा। क्या समझा भाई? कि जब 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया का पतन हो गया तो वहां के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे अर्थात पढ़े लिखे जो लोग थे, वो लोग वहां से इटली शिफ्ट कर गए। इटली में उन लोगों को शरण दिया गया। वहाँ के जो धनी व्यापारी लोग थे खास करके फ्लोरेंस वाले शहर में, उन लोगों को बसाया गया और वहाँ से ये एनलाइटमेंट प्रबोधन जैसी बातें की शुरुआत हुई और फिर यहीं से पुनर्जागरण जैसी घटनाएं घटी। ठीक, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब बातें आती है कि जब 1453 में हो रहा है, 1453 की घटना के परिणाम क्या हो रहा है? नए मार्गों की खोज हो रहा है, भौगोलिक खोज में नए नए अंतरों का आविष्कार हो रहा है। साथ ही साथ हमने देखा भाई कि पुनर्जागरण जैसी घटनाएं यूरोप में घट रही है, धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहा है। क्या हो रहा है? अगला, धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन यूरोप में हो रही है और यहां से माना जाता है विश्व के परिप्रेक्ष्य में कि अब आधुनिक युग की शुरुआत हो गई। क्या हो गई? आधुनिक युग की शुरुआत। यूरोप के परिप्रेक्ष्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में ये आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। तो हमने दो चीजों को समझा। पहला, रोमन साम्राज्य का इतिहास समझा कि किस प्रकार से वो साम्राज्य कितना क्षेत्रों में फैला हुआ था, कैसे बटा, और ये फाइनली 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रोमन साम्राज्य संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया, मतलब उसकी पतन हो गई, उसकी समाप्ति हो गई। अब आगे हम लोग बात करेंगे, जो मेन टॉपिक है वह है हमारा भाई भौगोलिक खोजों की दौर शुरुआत हुआ।
भौगोलिक खोज का कारण। अब भौगोलिक खोज का कारण क्या था, इस बात को ध्यान दीजिए, एक एक करके समझिएगा। सबसे तो पहले क्या कि 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया का पतन, कुस्तुतुनिया का पतन, ठीक। पहला कारण यही रहा कि भौगोलिक खोज के कारण क्या हुआ, 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया का पतन। दूसरी बात, शासकों का योगदान। दूसरा कारण क्या रहा यहां पर, यूरोपीय शासकों का योगदान, ठीक। अब यूरोपीय शासकों में बेसिकली कौन आगे आएंगे, तो यूरोपीय शासकों का योगदान या प्रोत्साहन कहिए। अब इसमें कौन, बेसिकली खास करके इस समय पुर्तगाल, और दूसरा जो है वह है हमारा क्या, स्पेन। यहां के शासक ने इन व्यापारिक वर्गों को प्रोत्साहित किया कि यूरोपीय जगत, पूर्वी जगत से व्यापार संबंध स्थापित कैसे किया जाए, और इन लोग बार बार प्रोटेस्ट करते रहे कि कोई नई मार्ग की खोज किया जाए। हम बताएंगे अभी कि कैसे, कौन से लोग थे जो कि भारत तक कैसे पहुंचे, ठीक। अगला, नए नए अंतरों का आविष्कार हो रहा है, नए नए अंतरों का आविष्कार। समझिएगा, ये कई बार क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है ना कि स्टेटमेंट में पूछ देता है, या फिर कंसेप्चुअली जब पूछता है तो वहां लोग फंस जाते हैं। अगला कारण क्या रहा इस समय, तो ईसाई धर्म का प्रचार, ठीक है। भौगोलिक खोजों के कारण भाई ईसाई धर्म जो यूरोप में चल रहा था, तो लोगों को कहना था कि अब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया में हो। तो अगला कारण क्या रहा भौगोलिक खोजों में, तो ईसाई धर्म का प्रचार। ओके, अगला ईसाई धर्म का प्रचार। हमने अभी देखा कि जो ईसाई धर्म था वह दो भागों में बट गया 15वीं शताब्दी के आते आते। एक जो जो पहले से चली आ रही थी उसे कैथोलिक कहा गया, और दूसरा जिसमें प्रबोधन जैसी बातें आई, तर्क वितर्क करने की बातें आई, तो वो प्रोटेस्टेंटाइन कहलाया। ये दो। अब ईसाइयत मत की प्रचार के लिए भी लोग जो है भौगोलिक खोज कर रहे हैं कि पूर्वी जगत को ईसाइयत में बदल दिया जाए। अगला क्या कारण था कि मार्को पोलो एक व्यक्ति हुआ, मार्को पोलो, ठीक है। मार्को पोलो भारत आ चुका था और पूर्वी जगत के संबंध में ये जो विवरण छोड़ गया, पूर्वी जगत के संबंध में ये जो विवरण लिखा, आत्रा वृत्तांत लिखा, उस आत्रा वृत्तांत को देख करके इन देशों के लोगों के अंदर इच्छा शक्ति जागी और धनी बनने का लालसा जो है बड़ा तेज हो गया, ठीक, कि भाई पूर्वी जगत के साथ। तो मार्को पोलो, ये भी एक कारण है कि मार्को पोलो के द्वारा लिखा गया आत्रा वृत्तांत। और लास्ट कारण अगर हम लोग देखें मार्को पोलो का आत्रा वृत्तांत को पढ़ करके लोगों के अंदर इच्छा जगी कि हम लोग भी धनी हो जाए। और लास्ट कारण अगर माना जाए, देखा जाए, तो वो लास्ट कारण हम कह सकते हैं कि जो पूर्वी जगत में तुर्क हैं या अरब वासी हैं या वेनिस वाले लोग जो हैं, ठीक है, इन लोगों को एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाए, ठीक। ये लोग पूर्वी जगत में अपना व्यापारिक एकाधिकार जमा करके रखे थे। तो ये हो गया हमारा कि एक मोटा मोटी भौगोलिक खोज का कारण क्या रहा। हम लोग जानते हैं कि 1498 ईस्वी में भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था। तो भाई ये भौगोलिक खोज का कारण क्या था, भारत खोज का कारण क्या था। तो
उसमें हम लोग बेसिकली यही देखे कि 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया का पतन हो गया, जहां से व्यापार हुआ करता था। उस व्यापारिक मार्गों में ये अरब वासी या फिर तुर्क हो या वेनिस के लोग हो जो कि इसमें सहायता कर रहे थे, इन पश्चात जगत के व्यापारियों को काफ़ी तंग किया करते थे। दूसरी बात हम लोगों ने देखा, तब इन पश्चात जगत के शासकों में बेसिकली पुर्तगाल और स्पेन के शासकों ने क्या किया कि भाई नए मार्गों की खोज के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, लोगों को हमेशा प्रोटेस्ट किया कि आप लोग नए मार्गों की खोज कीजिए। तीसरा कारण हम लोग देखा कि इस समय यूरोप में नए नए अंतरों का आविष्कार हो रहा था। ठीक, अब नए नए अंतर जैसे कंपास हो गया और उसके बाद आप देखेंगे दिशा सूचक अंतर हो गया, ये सारे चीज़ जो है आविष्कार हो रहे हैं ताकि वो लोग समुद्री मार्ग से भारत या समुद्री मार्ग से व्यापारिक मार्ग को खोज सके, क्योंकि स्थल मार्ग जो था वह बिल्कुल क्या हो चुका था। इस समय स्थल मार्ग पर इन लोगों का ये पतन होने के बाद इन लोगों का अधिकार हो गया था और जिसके चलते व्यापारियों को आने जाने में बड़ा कष्ट हो रही थी। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। इसके बाद क्या बात हमने कहा कि भाई अगला जो है ईसाईयत धर्म के प्रचार करना चाहते थे। ये चाह रहे थे उस समय अब कि पूरी दुनिया को ईसाई धर्म में बदल दिया जाए। तो एक ये भी लालसा रही है, हालांकि इसके पीछे ये गूढ़ रहस्य था। भारत में यूरोपीय लोग आए लेकिन ईसाई धर्म का प्रचार करना उसका गूढ़ रहस्य था। ठीक, मार्को पोलो द्वारा लिखा गया जो यात्रा वृत्तांत है, माना जाता है ये 1432-33 के आसपास ये भारत आया था। और उसके बाद जो भारत के संबंध में व्यापारिक बातों को इन्होंने लिखा, उसे पढ़ कर के नाविकों को या व्यापारियों को इच्छा जागृत हुआ कि हम भी धनी बने। और लास्ट कह सकते हैं कि जो इन व्यापारिक मार्गों पर अरब के या वेनिस के तुर्क के एकाधिकार था, उस एकाधिकार को समाप्त किया जाए। चलिए, तो ये हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं कि ये पुर्तगाली लोग या फिर यूरोपीय लोग जो हैं वो व्यापारिक मार्गों की खोज किस प्रकार से किए। ठीक, एक एक करके यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखिए ये पुर्तगाल है और यही सटा हुआ जो है वो स्पेन है। ठीक, ये पुर्तगाल और ये वाला जो है वो स्पेन है। तो पुर्तगाल और स्पेन के लोगों का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा। ओके, जिसमें से एक पुर्तगाली राजकुमार, सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगाली राजकुमार। एक पुर्तगाली राजकुमार था जिसका नाम था हेनरी नेविगेटर। ये एक नाविक हुआ करता था, हेनरी नेविगेटर। और हेनरी नेविगेटर ने इस खोज में, मतलब भारत की खोज में अपना संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर दिया। क्या किया? हेनरी नेविगेटर ने अपना संपूर्ण जीवन को भारत की खोज में व्यतीत कर दिया। और कहा जाता है कि ये हेनरी नेविगेटर जो है अफ्रीकी तट की यात्रा किया और लोगों को प्रोत्साहन किया। क्या किया? अफ्रीकी तट तक ये यात्रा किया और लोगों को प्रोत्साहित किया। देखिए, हेनरी नेविगेटर, ठीक है, जिसको हेनरी नाविक कहते हैं, ये एक नाविक था और ये भारत की खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर दिया। इन्होंने अफ्रीकी तट का यात्रा कर एक मैप तैयार किया और लोगों को प्रोत्साहित किया। क्या किया? इन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया, अफ्रीकी तट। अब हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर ये चीज़ को देखें। अच्छा, दूसरा बार्थोलोमन दियाज व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, जानते रहिएगा। बार्थोलोमन जो था, देखिए बार्थोलोमन दियाज जो था ये लगभग 1487 ईस्वी तक के आसपास, 1400, ये पुर्तगाल का था, 1487 ईस्वी के आसपास ये इधर से होता हुआ
ये साउथ अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचा। कितना? 1487 ईस्वी के आसपास। ओके, और 1487 ईस्वी के जब यहाँ पर पहुंचा, इसी को कहा गया कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। कैप ऑफ गुड होप, क्वेश्चन इससे कई बार पूछा है कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? तो बार्थोलोमन डियाज ने किया। बार्थोलोमन डियाज, ठीक है। बार्थोलोमन डियाज ने कैप ऑफ गुड होप की खोज किया। एक अगला व्यक्ति हुआ जिसका नाम था मैगलन। क्या नाम था? मैगलन। और मैगलन साहब, ये पुर्तगाली था। मैगलन साहब इधर से स्टार्ट किया आने, और ये आ गए यहाँ पर। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका। अब जब दक्षिणी अमेरिका पहुँचे तो यहाँ से आगे बढ़े मैगलन साहब, और इन्होंने एक गहरी समुद्र को देखा, ठीक है। और ये बड़ा शांत था। क्या था? बहुत शांत था। इसलिए इन्होंने इस समुद्र को नाम दिया प्रशांत। क्या नाम दिया? प्रशांत महासागर कहलाया है। तो प्रशांत महासागर से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रशांत महासागर की खोज किसने किया? ये मैगलन साहब थे। और मैगलन साहब ये विश्व के मतलब कि, और फिर माना जाता है कि मैगलन विश्व का मैप तैयार किया। क्या किया? मैप तैयार किया। पूरे विश्व को इन्होंने चक्कर लगाया, और चक्कर लगाने के बाद एक मैप तैयार किया। और मैप तैयार करने के बाद लोगों को भी ये प्रोत्साहित किया कि भाई समुद्री मार्ग के माध्यम से ही पूरे दुनिया में विभिन्न कोनों में जाया जा सकता है। उसके बाद अगला व्यक्ति हुआ कोलंबस। और कोलंबस कहाँ का था? तो कोलंबस जो है उस समय स्पेन का था। कहाँ का था? कोलंबस। कोलंबस 1492 ईस्वी में निकला। कब निकला? 1492 ईस्वी में भारत की खोज करने के लिए निकला, लेकिन ये गलती से भारत की खोज नहीं कर पाया और अमेरिका पहुंच गया। ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र। तो कोलंबस इधर से होते हुए आया और इधर से ये वापस चला गया, ठीक। कोलंबस 1492 ईस्वी में इस अमेरिका की खोज किया। हालांकि कहा जाता है कि जब कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला तो कोलंबस जो है जिस तट पर पहुंचा, वहाँ के लोगों को जब देखा तो इन्होंने गेहुए कलर के दिखाई दिया, इसलिए उन लोगों को रेड इंडियन कहा। क्या कहा? रेड इंडियन कहा। बस समझते रहिएगा कि कोलंबस जब भारत की खोज के लिए निकला 1492 ईस्वी में, यह स्पेन का था और यह पहुंच गया कहाँ पर? अमेरिकी तट पर। और अमेरिकी के जिस तट पर पहुंचा वहां पर लोगों को जब देखा तो इन्होंने उससे क्या कहा? रेड इंडियन कहा। लेकिन ध्यान रखिए कि अमेरिका का नाम जो है वो किसके नाम पर पड़ा है? अमेरिकी वेशभूषी एक व्यक्ति है, अमेरिकी वेशभूषी, इसी व्यक्ति के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा, ना कि कोलंबस के नाम पर। ये कोलंबस जो था, इस कोलंबस को मतलब कि स्पॉन्सर्ड किया गया था। ये दूसरे देश का नाविक था और इसे स्पेन के शासक ने क्या किया था कि स्पॉन्सर्ड किया था समुद्री मार्ग की खोज के लिए, क्योंकि यूरोप इस क्षेत्र में बड़ा आगे, पुर्तगाल इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। तो स्पेन के शासक ने भी पूरा खर्चा देकर के कोलंबस को भेजा था कि भारत के खोज, भारत की मार्ग को पता लगाइए। लेकिन अभी तो कैप ऑफ गुड होप तक की खोज हुई थी, जिसकी खोज बार्थोलोमन डियाज ने किया था। अब अगला व्यक्ति जो है वह था वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा यही बार्थोलोमन के जो यात्रा थी, जिसको अंतरिप उत्माशा द्वीप कहते हैं, ठीक है। अंतरिप उत्माशा को पार करते हुए मेडागास्कर, ये वाला देख रहे हैं मेडागास्कर है, ध्यान रखिएगा ये मैप, ठीक है। ये मेडागास्कर के इधर से होते हुए ये पहुंचे कालीकट। कहां पहुंचे? कालीकट। 1400 मई माह थी, ठीक है, ध्यान रखिए मई का महीना था। 1498 में वास्को डिगामा पहुंचा भारत, गुजरात में कालीकट नामक जगह पर, ठीक है, सॉरी केरल के कालीकट नामक। तो ये कालीकट जब पहुंचा
तो यहाँ पर एक शासक हुआ करता था, उसका नाम था जमोरिन। वो हिंदू शासक था, वह उसकी पैतृक उपाधि थी जमोरिन। अब ध्यान दीजिए, ये जो वास्को डिगामा 1498 में भारत की खोज किया या भारत आया, वो अकेले नहीं आया था, जहाजी बेड़ों के साथ इसके साथ एक भारत व्यापारी भी था जिसका नाम था अब्दुल माजिद। क्या नाम था? अब्दुल माजिद। तो इस अब्दुल माजिद के सहायता से बाई कैप ऑफ गुड होप की यात्रा करते हुए कहां पर पहुंचा? कालीकट पहुंचा, और कालीकट में जमोरिन ने इसका जम करके स्वागत किया, और यहीं से माना जाता है कि भारत की खोज हुआ 1498 में। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई भारत की खोज किसने किया? वास्को डिगामा ने। क्या? कब किया? मई का महीना था 1498 ईस्वी में। किसकी सहायता से आया? अब्दुल माजिद के सहायता से आया। अब्दुल माजिद व्यापारी था ये, और यह व्यापार करता था, ठीक है। उसके बाद जब भारत आया, तो फिर भारत आने के बाद जमोरिन ने इसका स्वागत किया और इसे भारत से काली मिर्च मसाले ले जाने का आदेश दिया, मतलब अनुमति प्रदान किया। और माना जाता है कि जब वास्को डिगामा यहाँ से मसालों को लेकर के गया, तो सोचिए इतनी लंबी मार्ग को तय करते हुए पुनः जब ये वापस पुर्तगाल पहुंचा, तो इस मार्ग की खर्च को काट करके इसे 60 गुना लाभ हुआ। कितना ज़्यादा लाभ हुआ? 60 गुना लाभ हो गया। सोचिए कि कितना खर्च आया होगा इतनी लंबी मार्ग के तय करने में, फिर भी इसे कितना लाभ हो गया? 60 गुना। अब व्यापारियों का जो है वह जो इच्छा है जागृत हुआ ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने का। हाँ, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाई जब पुर्तगाली कंपनी स्टार्ट हो गया, भारत की खोज हो गया, तब अब कैसे कैसे आया और उनकी क्या रोल रहा। तो यहाँ तक समझ गए? बस समझते रहिएगा। ये सब डेट वगैरह तो जल्दी पूछता नहीं है कि मई माह कौन है, लेकिन हाँ किसने किया ये क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा कि भाई एक मैगलन नाम का व्यक्ति हुआ, जो कि ये दक्षिणी अमेरिकी तट पर पहुंचा और यहाँ से आगे की समुद्री मार्ग को तय किया। तो इन्होंने जब समुद्री मार्ग को तय किया तो एक सागर को देखा जिसका नाम प्रशांत महासागर रखा गया। आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रशांत महासागर की खोज किसने किया? तो मैगलन ने किया। विश्व का मैप बनाने वाला काम किसने किया? तो ये मैगलन साहब ने ही किया, ठीक है। मैगलन, हमने कहा कि एक पुर्तगाल का व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोमेव डियाज, जिन्होंने 1487 ईस्वी के आसपास समुद्र मार्ग की यात्रा को तय करते हुए यह साउथ अफ्रीका की दक्षिणी तट पर पहुंचा। और जब दक्षिणी तट पर पहुंचा तो इन्होंने किस चीज को खोज किया? कैप ऑफ गुड होप। इसी को कहते हैं अंतरिम उत्माशा। अंतरिम उत्माशा, ठीक है। अंतरिम उत्माशा मार्ग बाद में नाम चेंज हुआ। तो कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? बार्थोलोमेव डियाज, जो कि 1487 ईस्वी में आया। और इसी मार्ग को फॉलो करते हुए एक पुर्तगाल व्यापारी अब्दुल माजिद के सहायता से, जिसका नाम था वास्को डिगामा, ये मेडागास्कर से होते हुए भारत के कालीकट पे पहुंचा। कहाँ पर पहुंचा? कालीकट में पहुंचा। और कालीकट पहुंचने के बाद जमोरिन, जो एक हिंदू शासक था, इसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थे, इन्होंने स्वागत किया और यहाँ से इसे काली मिर्च मसाले ले जाने की अनुमति प्रदान की। और कहा जाता है कि जो इतना भी इसके मार्ग में खर्च आया, उस खर्च को काट करके 60 गुना इसे लाभ हुआ। एक स्पेन का व्यक्ति हुआ जिसका नाम था कोलंबस, और ये कोलंबस 1492 ईस्वी में किसका खोज किया? तो ये अमेरिकी तट के, देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिकी की दक्षिणी तट को इन्होंने खोज किया। यहाँ पर जब पहुँचा तो लोगों को देखा तो इन्होंने इन लोगों को रेड इंडियन कहा।
क्या कहा? रेड इंडियन कहा। चलिए अब हम लोग बातें करते हैं कि भाई अब पुर्तगालियों का आगमन हो चुका है। 1498 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का आगमन हो चुका है। तो अब पुर्तगालियों से संबंधित कौन कौन बातों को हम लोग चर्चा करेंगे, उस बात की एक मतलब कि ग्राफ बना लेते हैं, ठीक। और उसके बाद एक एक करके पढ़ लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला है पुर्तगाल, ठीक। जब पुर्तगाल की बात कर रहे हैं तो पुर्तगालियों में किन किन बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे, इस चीज को समझिए। पहली बात ये कि आने की घटनाक्रम क्या थी, आने की घटनाक्रम। दूसरी बात हम लोग क्या देखेंगे कि इनका आने का कारण क्या था, जो कि कारण हम लोगों ने देख लिया है, ठीक। तीसरी बात क्या हम लोग देखेंगे, तो भाई प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर कौन हुए, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर। और अगला पॉइंट क्या हम लोग चर्चा करेंगे, तो मुंबई की कहानी देखेंगे। इसके बाद अगली पॉइंट हम लोग जो चर्चा करेंगे वह होगा पुर्तगालियों का योगदान, पुर्तगालियों का योगदान, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वह हमारा क्या होगा, तो भाई भारतीयों के साथ पंगा या उलझन, भारतीयों के साथ पंगा। क्या पंगा हुआ, मतलब अकबर या अन्य भारतीयों के साथ क्या इसका उलझन हुआ, प्रांतीय शासक क्षेत्रीय शासक के साथ, उन चीज़ों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ, ठीक। बस इतना अगर पॉइंट आप पढ़ लेते हैं तो पुर्तगाली कंपनी के बारे में बिल्कुल समझ लेते हैं। आने के घटनाक्रम, कारण, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर, मुंबई की कहानी। तो क्या हो गया, यहाँ पुर्तगालियों का योगदान हो जाएगा और पुर्तगालियों के संबंध भारतीयों के साथ क्या पंगा हुआ वो देखेंगे, लास्ट में इसके पतन की चर्चा करेंगे और फाइनली हम लोग पुर्तगाली कंपनी के बारे में समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक घटनाक्रम को हर एक बिंदु पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहला है भारत में पुर्तगालियों का आगमन की जब बात करते हैं तो हमने अभी पढ़ा था कि भाई 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा उत्मासा अंतरीप से होते हुए अर्थात कैप ऑफ गुड होप से होते हुए चक्कर काटते हुए वो गुजरात व्यापारी अब्दुल माजिद के सहायता से या ये कहाँ पहुंचा, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा मई 1498 ईस्वी में। इस बात को हम लोग समझे, बस समझते रहिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हिंदू शासक जमोरिन ने इसकी क्या किया, तो स्वागत किया। समुद्री मार्ग साम्राज्य को पुर्तगालियों ने एस्तादो द इंडिया नाम दिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पुर्तगालियों ने जो भारत में पहुंचे उस समुद्री साम्राज्य को क्या नाम दिया, तो एस्तादो द इंडिया नाम दिया। जमोरिन वास्को डिगामा को सिर्फ काली मिर्च एवं जड़ी बूटी मसाले लेजने का आदेश दिया और कहा जाता है कि भाई ये जब लेकर के पुर्तगाल गया और वहाँ पर बेचा तो इसे संपूर्ण मार्ग की खर्च को काट करके 60 गुना इसे लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 60 गुना। और कहा जाता है कि देखते ही देखते बहुत कम वर्षों में पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ पर हुआ करता था? लिस्बन। पुर्तगालियों की जो राजधानी थी वह लिस्बन था। वह लिस्बन व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। सोचिए, अब पुर्तगाली लोग जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं लिस्बन, और लिस्बन व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। तो उस समय पुर्तगाल का जो शासक था उसका नाम था मैनुअल प्रथम। क्या नाम था?
मैनुअल प्रथम। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि जब वास्को डी गामा भारत आया था उस समय पुर्तगाल का शासक कौन था, क्योंकि पुर्तगाली शासक स्पेनी शासकों का योगदान था और उसी के योगदान के बदौलत ही भारतीय मतलब व्यापारिक मार्गों की खोज हो रही थी। ठीक, तो मैनुअल प्रथम था और ये मैनुअल प्रथम ही उस समय वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण किया था। क्या क्या था? वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण किया था। चलिए, अब वास्को डी गामा भारत दूसरी बार आता है कितने, तो वास्को डी गामा जब भारत दूसरी बार आता है वह 1502 ईस्वी में आता है। कब आता है? एक 1498 ईस्वी में भारत आया और दूसरी बार ये 1502 ईस्वी में आया। ठीक, लेकिन इससे पहले एक और पुर्तगाली जहाजी बेड़ा आया, ठीक है, 1500 ईस्वी में। अब ये जो दूसरी पुर्तगाली जहाजी बेड़ा आया वो किसके नेतृत्व में भारत आया था? तो पेड्रो अल्वेयर्स क्रैबल, नाम याद रखिएगा, पेड्रो अल्वेयर्स क्रैबल के नेतृत्व में दूसरी बार भारत में 1500 ईस्वी में पुर्तगाली जहाजी बेड़ों का आगमन हुआ। और एक चीज ध्यान रखिए कि भाई अब जब पुर्तगाली जहाजी बेड़ा भारत में पहुंच रहा है तो पंगा तो होगा ही होगा। जो पहले से हिंद महासागर और अरब सागर में व्यापार कर रहे हैं उन व्यापारियों के साथ इनका तो पंगा होगा ही होगा। तो जैसे ही ये हिंद महासागर में प्रवेश किए और वहाँ पर अरब व्यापारियों के साथ पंगा हो गया, तो इस दौरान क्या हुआ कि इन्होंने अरब वासी के जहाजी बेड़ा को पकड़ करके, अरबी जहाजी बेड़ा को पकड़ के जमोरिन को सौंप दिया और जमोरिन को जब सौंपा तो जमोरिन काफ़ी खुश हो गया। ठीक, हमने कहा दूसरी जहाजी बेड़ा पुर्तगाल का आया 1500 ईस्वी में, तो भाई पंगा तो होगा। अब पंगा होगा तो अब दूसरे व्यापारियों को कंपटीशन बढ़ने लगा, प्रतिस्पर्धा की भावना स्टार्ट हो गई। 1503 ईस्वी, याद रखिएगा डेट, 1503 ईस्वी में अलबुकक भारत आया। कितना में आया? अलबुकक। और अलबुकक के सहायता से ही भारत में कोचीन में, कहां पर? कोचीन में क्या खोला गया? पुर्तगालियों का पहली व्यापारिक कोठी खोला गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि बताइए भारत में पुर्तगालियों का पहला कोठी कहां पर खोला गया? कोठी या फैक्ट्री जिसको दुर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं? दुर्ग कहते हैं। ठीक, तो 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली बार कोठी खुला पुर्तगालियों का। और इस समय कौन आया भारत? अलबुकक आया। अलबुकक को पूर्वी जगत से काली मिर्च और मसाले के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजा गया था। दूसरी फैक्ट्री जो पुर्तगालियों का खुला वो 1505 ईस्वी में खुला। कब खुला? 1505। कहाँ पर? कन्नानूर या कन्नानूरू कहीं पर मिलता है लिखा हुआ। तो कन्नानूर में 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री खुला। ध्यान देने वाली बात ये है कि पॉप अलेक्जेंडर 6 पॉप अलेक्जेंडर 6 के द्वारा 1453 ईस्वी में ही, देखिए कब की बात कर रहा है, जिस समय कुस्तुतुनिया का पतन हो गया और पूर्वी जगत के साथ इन पुर्तगालियों के लिए व्यापार की मार्ग बंद हो गई, तब उसी समय पॉप अलेक्जेंडर ने क्या किया कि पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी की स्थापना कर दी थी। क्या नाम था? एस्तादो द इंडिया। क्या नाम है? एस्तादो द इंडिया। और इसे आज्ञा पत्र भी दे दिया गया था कि जाइए आप पूर्वी जगत में व्यापार कीजिए। ठीक, अब अगली बातें आती है भाई पुर्तगालियों का आने का उद्देश्य क्या था और कारण क्या था। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें कारण या उद्देश्य में तो दो ही बात ज़्यादा दिखाई देता है। एक तो अरब और वेनिस के व्यापारियों को भारत के प्रभाव से समाप्त करना और अब वहाँ पर एकाधिकार प्राप्त करना, पहला। दूसरा, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। एक्चुअली पुर्तगाली लोग ईसाइयत को लेकर के ज़्यादा
कट्टर दिखाई दिए। इनके पतन के कारण में यह एक बहुत बड़ा कारण भी रहा कि ये ईसाइयत मत को लेकर के ज़्यादा कट्टर थे, असहिष्णु व्यक्ति थे। ये जबरन ईसाई धर्म में यहाँ के लोगों को तब्दील कराते थे। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि जब पुर्तगालियों के न्यायालय यहाँ पर स्थापित हुआ तो जो लोग पुर्तगाली धर्म को स्वीकार कर ले, मतलब ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता था और वह ईसाई धर्म को छोड़कर के दूसरे धर्म में तब्दील हो जाता था, तो पुर्तगाली लोग उसे मृत्यु दंड तक दे देते थे, आग में जला करके मार देते थे। इस तरह की घटनाएं घटी है भारत में पुर्तगालियों के द्वारा। तो उसके पतन के कारण में भी बहुत बड़ा यह योगदान था, रोल था। ठीक, अब बात करते हैं अगली पॉइंट, वह है हमारा प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर। क्या है हमारा प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर? देखिए, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर में 3 गवर्नर को ही पढ़ना है। पहला फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे नीनो डी कुन्हा। इन 3 ही से क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछे जाते हैं। जहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन बातों को हम जोड़ देंगे, आप वहां पर ध्यान रखिएगा और हमेशा जानते रहिएगा ताकि वो क्वेश्चन आपसे बन जाए। ठीक, तो पहली बात आती है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 ईस्वी में इसे भारत में पुर्तगाल कंपनी का गवर्नर बनाकर भेजा गया। कब? 1505 ईस्वी में। तो पहला तो ये जानिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का कि भाई ये भारत में पहला गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। और जब पुर्तगाल शासक इसे भेजा, पुर्तगाली शासक भारत भेजे गवर्नर बना करके, तो उन्होंने एक ही उद्देश्य दिया, इसको एक ही बातों को सचेत किया कि आप वहाँ पर जाइए और भारत के जो हिंद महासागर, अरब सागर है, इन क्षेत्रों में व्यापारिक एकाधिकार को प्राप्त कीजिए, अपने दुर्ग और फैक्ट्री को लगाइए। तो जब ये महोदय भारत पहुंचे तो झगड़ा तो होगा भाई। अब इसको कहा जा रहा है कि ये भारत पहुंचिए और भारत में इन क्षेत्रों में अपना अधिकार जमाइए। तो यहाँ से जो पहले लोग व्यापार कर रहे थे उनके साथ तो पंगा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। इन दोनों के साथ उलझन होगी, झगड़ा होगी। तो हम लोग देखेंगे कि किसके साथ कौन युद्ध हुआ। ठीक, तो पहली बात कि जब इसे भारत भेजा गया इस क्षेत्र में एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए, तो ये आए और ये दुर्ग बनाने से ज़्यादा उचित क्या समझा कि क्यों ना हम हिंद महासागर या प्रशांत ये अरब सागर पर व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर ले। तो इन्होंने एक नीति लाया, सामुद्रिक नीति लाया, जिसे शांत जल की नीति कहते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शांत जल की नीति किसने लाया? ठीक, तो शांत जल की नीति, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं, ये किसने लाया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर हुआ, उन्होंने ही क्या किया कि समुद्र के लिए जिस नीति को अपनाया एकाधिकार प्राप्त करने के लिए, उसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। अब बातें आती है कि जो यहाँ पर पहले से व्यापार कर रहा था कौन कौन थे? तो स्वाभाविक है, हमने कहा तुर्क थे, अरबवासी थे, मिस्र के लोग थे, साथ ही साथ यहाँ पर क्षेत्रीय व्यापारी भी व्यापार कर रहे थे। तो इन व्यापारियों के साथ इनका पंगा होगा, स्वाभाविक है। 1508 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एक युद्ध लड़ा। उस युद्ध का क्या नाम था? चौल। तो चौल का युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ और इस चौल के युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का पुत्र जो है वह मारा गया। क्या हुआ? मारा गया। ठीक, अगले वर्ष 1509 ईस्वी में द्वीप का युद्ध लड़ा। 2 युद्ध लड़ता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, एक चौल का युद्ध लड़ता है और दूसरा द्वीप का युद्ध लड़ता है। द्वीप का युद्ध में ये संयुक्त बेड़ा जो थी अरब का, महमूद वेगड़ा और ये तुर्क का, इन संयुक्त बेड़ों को इन्होंने पराजित किया।
तो 2 युद्ध हमेशा याद रखिएगा। बस इतना ही क्वेश्चन बनता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से कि भाई शांत जल की नीति किसने लाया, तो शांत जल की नीति फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने लाया। चौल और द्वीप का युद्ध किसके बीच हुआ, तो चौल और द्वीप का युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ, तो एक तरफ से पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और दूसरी तरफ से संयुक्त बेड़ा जिसमें से अरब थे, मिस्र वाले थे, तुर्क थे। इन लोगों ने मिलकर के पुर्तगालियों के साथ युद्ध किया 1508 और 1509 ईस्वी में। अगला जो पुर्तगाली गवर्नर हुए वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हमने अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में भी बताया कि ये भारत में गवर्नर बनने से पहले भी आ चुका था। 1503 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आए थे और इन्होंने 1503 ईस्वी में पहला व्यापारिक कोठी खोला था। ठीक, तो ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जैसे कि आपको बताते हैं, हम इतिहास में देखते हैं हर साम्राज्य में लगभग वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैसे कि अकबर को मुगल डायनेस्टी में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब दिल्ली सल्तनत में देखें तो इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि भाई कोई आया यहाँ पर अपना झंडा गाड़ दिया, क्या किया, झंडा गाड़ दिया और यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था या साम्राज्य को सुदृढ़ करने से पहले ये महोदय चले गए, तो अगला शासक आएंगे तो ये तो झंडा गाड़ा हुआ है, यहाँ पर उसका उद्देश्य रहेगा प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, साम्राज्य विस्तार शक्ति को निरूपित किया जाए। ठीक, तो जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क हुआ वो जब भारत आया तो इन्होंने क्या किया, अपनी सबसे पहले राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया, तो कोचीन को राजधानी बनाया। जिस प्रकार से कहा जाता है कि लाहौर से इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी कहाँ ले आया, लाहौर से राजधानी भारत का कहाँ ले आया था, दिल्ली ले आया था। ठीक, वास्तविक संस्थापक तो शासक लोग राजधानियां बनाने का भी काम किए हैं। उसी प्रकार से अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है यह पुर्तगालियों की एक राजधानी स्थापित किया, कहाँ पर, कोचीन में। मतलब प्रशासनिक केंद्र जो है अपना प्रशासनिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया, कोचीन में किया। एक दूसरी बात कि जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आया तो वहाँ से पुर्तगालियों को लाने ले जाने में खर्च हो रही थी, तो इन्होंने गजब की एक नीति अपनाई। बोला क्यों ना पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया जाए कि भारतीय महिलाओं से विवाह कर ले, और जब भारतीय महिलाओं से विवाह कर लेगा तो निश्चित रूप से उसके अस्थाई जो क्षेत्र है यहीं पर बस जाएगा, अस्थाई घर निवास यहीं बस जाएगा। तो इससे कई बार क्वेश्चन आया है कि बताइए कि कौन पुर्तगाली गवर्नर ऐसे थे जिन्होंने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। किसने किया, अल्बुकर्क ने किया। ठीक, कारण क्या था भाई, तो वो यहाँ पर जो है अस्थाई बस्ती बसाना चाहते थे, और अस्थाई बस्ती बसाने के लिए पुर्तगाली से लोग आने जाने में बड़ा दिक्कत था, बड़ी दूर की रास्ता तय करना पड़ता था। साथ ही साथ अल्बुकर्क ने अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने गोवा को जीता, मलक्का को जीता और हॉर्मुज को जीता। ध्यान रखिएगा कि जो ये भारत है 1511 ईस्वी में इन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया। मलक्का यहाँ आप देखेंगे पूर्वी क्षेत्र में है, मलक्का जावा सुमात्रा के पास। तो ये 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया। 1511 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, मलक्का पर अधिकार कर लिया। कितना में, 1511 ईस्वी में। और फारस की खाड़ी में हॉर्मुज, ठीक है, फारस की खाड़ी के पास हॉर्मुज, ये जाते जाते हॉर्मुज को भी जीत लिया और इस पर अपना अधिकार जमा लिया। ये
3 क्षेत्र पर कब्जा किया, राजधानी बनाया और भारतीय महिलाओं के साथ पुर्तगाली पुरुषों को क्या किया, इन्होंने शादी के लिए, विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। अब ध्यान रखिए कि जो गोवा था उस समय बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही का शासन था। तो यूसुफ आदिल शाही के साथ इनका युद्ध हुआ और उस युद्ध में इन्होंने गोवा को जीत लिया। क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता भाई कि बताइए कि पुर्तगालियों के गोवा पर अधिकार से पहले गोवा किसके अधीन में था? तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल, मतलब आदिल शाही सुल्तान के अंतर्गत था और इन्होंने उसे जीता। अच्छा, अगली बात आती है एक कि जब पुर्तगालियों का यहाँ वास्तविक शक्ति स्थापित हो गया तो पुर्तगालियों ने एक नई पद्धति को लागू किया जिसका नाम था कार्टेज आर्माडा काफिला। ठीक, कौन सी व्यवस्था को लागू किया इन्होंने? कार्टेज आर्माडा काफिला। अब ये क्या थी, ये व्यवस्था क्या थी भाई? तो ध्यान रखिए कि कार्टेज एक प्रकार का परमिट था। क्या था? कार्टेज जो है एक प्रकार का परमिट था। आर्माडा जो है ये हथियार हुआ करता था। क्या था? हथियार था। ओके, और काफिला क्या था? तो ये व्यापारियों का झुंड था। क्या था? व्यापारियों का झुंड था। यह व्यवस्था पुर्तगालियों ने भारत में लागू किया, क्योंकि अब देखेंगे कि दक्षिण भारत का जो ये 3 समुद्र है, इन 3 समुद्रों पर अधिकार किसका हो गया? पुर्तगालियों का हो गया। ये जो कार्टेज आर्माडा काफिला सिस्टम जो था, व्यवस्था थी, इसका काम कैसे होता था, ये कैसे संचालित होती थी? तो इस बात को समझिए। देखिए, होता क्या था कि जब इस क्षेत्र पर, अर्थात तो आप हिंद महासागर या अरब सागर वाला क्षेत्र पर देखें, पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, तब इन्होंने कहा कि मेरे से पूछे बिना कोई भी व्यक्ति यहाँ से व्यापार नहीं कर सकता है। अगर करना होगा तो उसे कार्टेज आर्माड काफिला सिस्टम, मतलब कि कार्टेज परमिट लेना होगा। ठीक, ये परमिट शुल्क के माध्यम से दिया जाता था और कुछ नियम कानून भी थे इसके साथ। नियम कानून क्या थे? तो ध्यान रखिए कि जो भी व्यक्ति परमिट लिया है, मतलब कार्टेज ले चुका है, जो पुर्तगालियों को टैक्स दे रहा है, उसको 2 चीज का व्यापार करना मना था। पहला, वो काली मिर्च का व्यापार इस क्षेत्र से नहीं कर सकता था, और दूसरा, अपने जहाजों में गोला बारूद भर के नहीं ले सकता था। अच्छा, टैक्स क्यों लेता था भाई? तो टैक्स इसलिए लेता था कि जब दूसरे देश के व्यापारी यहाँ से व्यापार करते हुए जा रहे हैं तो पुर्तगालियों का जो जहाज, काफिला जिसको कहते हैं, वो उसके पीछे पीछे जाता था और वह काफिला जो था बिल्कुल आर्मलेस था, मतलब उसके पास हथियार संपूर्ण होता था, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने दूसरे को इस हथियार पर प्रतिबंध लगा दिया था ताकि वो किसी प्रकार से इन काफिलों पर आक्रमण ना कर सके। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है कि कार्टेज आर्माडा काफिला सिस्टम किसने लागू किया था? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या ब्रिटिश? तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों ने इस व्यवस्था को लाया और लागू किया। बेसिकली ये समुद्र पर करने के लिए। अगला शासक जो हुआ, नीनो डी कुन्हा हुआ। कौन हुआ? नीनो डी कुन्हा, 1529 से 1538 ईस्वी तक। और इस सही के शासनकाल से जो क्वेश्चन बनता है बेसिकली, वह बनता है कि कोचीन, क्या चीज है? कोचीन से ये राजधानी गोवा परिवर्तन कर दिया। गोवा को जीतने का काम किसने किया? अल्बुकर्क ने किया, लेकिन गोवा को राजधानी बनाने का काम किसने किया? नीनो डी कुन्हा ने। कब? 1530 ईस्वी में। ठीक, दूसरी बात कि इसी के शासनकाल में सेंट थोमे मद्रास जिसको कहते हैं, हुगली जिसको बंगाल कहते हैं, वह द्वीप जिसको कठियावाड़ा तट के आसपास में, ठीक है, मतलब सेंट थोमे, मद्रास, हुगली, बंगाल और द्वीप, ये 3 क्षेत्रों में अपना वास्तविक बस्तियां बसाई। मतलब इन क्षेत्रों में नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगालियों की बस्तियों को स्थापित किया।
बहादुर शाह पुर्तगीजों के बेसिन को क्षेत्र दे दिया था। देखिए यहाँ पर एक पंगा क्या होता है, होता यह है कि बहादुर शाह जो था जब यहाँ पर आक्रमण किया और जहांगीर ने, ठीक है, तो जब आक्रमण करता है तो पुनः क्या करता है ये कि तुर्कों के साथ हट करके पुर्तगालियों के साथ संबंध बनाता है, बेसिन वाला क्षेत्र जो है पुर्तगालियों को दे देता है। लेकिन जैसे वो वापस मुगल शासक चला जाता है तो पुनः ये बेसिन के क्षेत्र को डिमांड करता है और इसी दौरान नीनो डी कुन्हा उसे बुलाता है और माना जाता है कि ये जब वापस आया, बहादुर शाह गुजरात के शासक था, ठीक, तो जब ये वापस आया तो सॉरी वो जहांगीर नहीं, हुमायूं, कौन है शासक, मुगल शासक हुमायूं है, ठीक है, हुमायूं आता है, हुमायूं गुजरात पर आक्रमण करने, तो वो बहादुर शाह जो है पुर्तगालियों के साथ मिल जाता है और जैसे हुमायूं वापस चला जाता है तो पुर्तगालियों से ये वेसिन का क्षेत्र वापस मांगता है। इसी दौरान कहा जाता है कि जहाज में हाथापाई हुआ और बहादुर शाह उस समुद्र में गिर गया। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि नीनो डी कुन्हा ने बहादुर शाह को जहाज पर से उठा करके समुद्र में फेंक दिया। क्यों भाई, तो ये वेसिन का क्षेत्र जो है मांग रहा था वापस और बातों बातों में ऐसा माना जाता है कि हाथापाई हुआ, कुछ वैसी घटना घटी और ये घटना घटी। अगला है भारतीयों के साथ पंगा। तो भारतीयों के साथ पंगा में जो बातें आई, हमने अभी पहला ही बात पर चर्चा किया कि भाई 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाही शासक के बीच हाथापाई हुआ, युद्ध हुआ और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया। पहला पंगा तो यहीं पर हुआ। दूसरा 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया गया। किसके साथ हुआ, तो शाहजहां के साथ। 1632 में शाहजहां का शासनकाल चल रहा था, तो शाहजहां के साथ पुर्तगालियों का पंगा हुआ और ये शाहजहां जो है पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ दिया, ठीक। अगला गुजरात। गुजरात के शासक जो कि अभी हमने बात कर रहा था बहादुर शाह और नीनो डी कुन्हा के बीच हाथापाई हुआ जिसमें बहादुर शाह की मृत्यु हो गई, समुद्र में उठा करके माना जाता है फेंक दिया। 1739, ये बात को हमेशा याद रखिएगा, पुर्तगालियों के आगमन या पुर्तगाली वाला चैप्टर में ये नहीं मिलेगा आपको। चिन्नायप्पा, ठीक है, बाजीराव प्रथम के समय में मराठा सरदार था चिन्नायप्पा के साथ पुर्तगालियों का झगड़ा हुआ 1739 ईस्वी में और इस दौरान चिन्नायप्पा ने पुर्तगालियों से बसिन वाला क्षेत्र या सालसेट वाला क्षेत्र जो है छीन लिया। ये बसिन और सालसेट भाई कहाँ था, तो ये गुजरात वाला, यहाँ देखिएगा आप, बसिन और सालसेट यहीं पर है, उसके नीचे सालसेट। और इसी बसिन क्षेत्र को लेकर के बहादुर शाह के साथ हाथापाई हुआ। उसके बाद बसिन और सालसेट, अर्थात ये महाराष्ट्र अब आ जाता है, इधर वाला क्षेत्र में पड़ता है, तो चिन्नायप्पा ने पुर्तगालियों को पराजित करके बसिन और सालसेट का क्षेत्र जो है जीत लिया। अगला जो हमने आपको एक टाइमलाइन लिखाया था उसमें है पुर्तगालियों के द्वारा बम्बई की कहानी। तो मुंबई की कहानी क्या रही, इस बात को सुनिए। ये डेट एकदम हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये डेट कभी भूलिएगा नहीं। सबसे पहला 1661 की कहानी सुनिए। 1661 ईस्वी में एक ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा, क्या नाम है, कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह करता है। जब विवाह कर लेता है तो पुर्तगालियों के द्वारा मुंबई को 1661 ईस्वी में दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को मिल जाता है। अब जब चार्ल्स द्वितीय को मिल गया तो ये काफ़ी दिनों तक अपने पास रखा, लेकिन 1668 ईस्वी में ये चार्ल्स द्वितीय 10 पाउंड किराए पर, वार्षिक किराया था ये, 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर मुंबई को कंपनी सरकार को सौंप देती है। कब सौंप देती है, 1668 ईस्वी में।
कितने किराए पर? 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर चार्ल्स द्वितीय कंपनी सरकार को सौंप देती है। कहने का मतलब ये है कि मुंबई अब कंपनी के हाथ में चला जाता है। ठीक, 1687 ईस्वी में कंपनी जो है अपना प्रमुख केंद्र मुंबई में स्थापित करता है। कहां पर? मुंबई में। कौन? कंपनी के सरकार। कब? 1687 में। तो ये 3 डेट याद रखिएगा भाई। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मिलता है। 1668 ईस्वी में ये कंपनी सरकार को सौंप देता है 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर, और 1687 ईस्वी में ये कंपनी यहाँ पर अपना प्रमुख केंद्र स्थापित करता है। मुंबई के जो संस्थापक हुए उसका नाम था गैरोल अंगियार। ठीक है, मुंबई के संस्थापक कौन थे? गैरोल अंगियार। और यह मुंबई अब किसके हाथों में चला गया? तो कंपनी सरकार के, ब्रिटिश कंपनी सरकार के हाथों में चला गया। अब अगला, पुर्तगालियों का योगदान। पुर्तगालियों का योगदान क्या रहा, इस बात को समझिए। 1557 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, सबसे बड़ा योगदान यही रहा भाई। जब पुर्तगाली भारत में आए तो इन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। कब की? 1757 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। और ये भी पूछा गया है कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में कब हुई? तो 1557 ईस्वी में हुआ। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रिंटिंग प्रेस, जिसको छापे खाना कहा जाता था, भारत में स्थापना हुआ, मतलब यहाँ भारत में इसकी शुरुआत हुई। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, छापे खाने का स्थापना जर्मनी में हुआ, और जर्मनी के एक व्यक्ति नाम था गुटेनबर्ग। क्या नाम था? गुटेनबर्ग। बात नहीं समझ में आई। छापे खाना या प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जर्मनी से हुई। जर्मनी में एक व्यक्ति का नाम था गुटेनबर्ग। क्या नाम है? गुटेनबर्ग। और गुटेनबर्ग ने इस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया, शुरुआत किया या इसके आविष्कार किया। और भारत में 1557 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। और कहा जाता है कि पुर्तगालियों के द्वारा, पादरी के द्वारा पहला पुस्तक भी छापा गया गोवा से। ठीक है, ईसाई धर्म का जो पहला पुस्तक है वो यहीं से छापा गया। भारत में जहाज निर्माण के काम शुरू हो गया। जब पुर्तगाली भारत में आए तो उसका एक योगदान ये भी रहा कि अब भारत में बड़े बड़े जहाज बनाना शुरू हुए। बड़े बड़े काफिला जो चला करते थे वो जहाज़ों का निर्माण हो गया। उसके पहले भारत में छोटे छोटे नाव वगैरह बनाए जाते थे। मक्का, काजू, संतरा, पपीता, तंबाकू, आलू, अनानास, लीची, लाल मिर्च और आदि की खेतों की शुरुआत हुई। देखिए, ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, घुमा फिरा करके पूछता है। कई बार ऐसा हुआ है। और क्वेश्चन पूछने का टेक्निक जो है इतिहास में, यहाँ से इस तरह से पूछेगा कि बताइए कि मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सी खेती नहीं होती थी। ठीक, या हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी खेती नहीं होती। मतलब कहने का ये है कि पुर्तगालियों के आगमन से पहले कोई ऐसा वंश, साम्राज्य या कालखंड को जोड़ करके पूछेगा और उसमें से एक ऑप्शन इससे डाल देगा। या तो मक्का डाल देगा, या तो तंबाकू डाल देगा, या तो आलू डाल देगा। बाकी फसलें यहीं पर उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन ये फसलें ऑप्शन में रहेगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन फसलें नहीं होती थी। तो ध्यान रखिए। अब इसे जो है आसान तरीके से समझने के लिए एक बात को याद रखिए जिसका नाम है एम कोफ्ता। क्या नाम है? एम कोफ्ता। एम कोफ्ता से आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 99% सॉल्व हो जाएगा। एम फॉर मकई, के फॉर काजू, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पपीता, टी फॉर तंबाकू, ये फॉर आलू। ये सारे खेती की शुरुआत किसने किया? तो पुर्तगालियों के आगमन के बाद पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया। ठीक है, एम कोफ्ता। आप वहां भी ट्रिक बैठा लीजिएगा, आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। और ज़्यादातर आपको मैं बता देता हूं, ऑप्शन जो देता है वो मकई, तंबाकू और आलू, यही 3 ऑप्शन उसमें डाल करके पूछ दिया जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
अगला परिणाम क्या हुआ, तो 1538 ईस्वी में गोवा में बिशप की नियुक्ति किया गया। क्या किया गया, बिशप की नियुक्ति हुआ, और 1557 ईस्वी तक इस बिशप का पद जो है विस्तार करके आर्क बिशप में बदल दिया। मतलब बिशप से बड़ा हुआ करता था आर्क बिशप ईसाई धर्म में। कोचीन तथा मलक्का में भी बिशप पद का सृजन किया गया। भारत में चर्च की स्थापना की शुरुआत भी इस पुर्तगालियों के आगमन के साथ हुआ। संत जेवियर के नेतृत्व में चर्च की पहली स्थापना गोवा में हुई। और कहता है कि जो संत जेवियर था ये 1542 ईस्वी में मार्टिन फ्रांसिस अल्फांसो डिसूजा के साथ भारत आया था। ये उस समय पुर्तगालियों का गवर्नर हुआ करता था डिसूजा। तो संत जेवियर इसी के साथ आया और इसके बाद भारत में चर्च की स्थापना की शुरुआत हुई। और अभी आप देखते हैं लगभग भारत के जिस क्षेत्र में घूमिए कहीं ना कहीं चर्च आपको जरूर दिखाई देगा। 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म जो है न्याय की स्थापना हुई। ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुआ कब, 1560 ईस्वी में, और गौथिक स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। तो ये था पुर्तगालियों का योगदान। और पुर्तगालियों का योगदान में दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, उसके द्वारा भारत में लाए गए फसल, और दूसरा प्रिंटिंग प्रेस। क्या है, दूसरा प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो ये दो था। अब अगला बातें आती है वह है पुर्तगालियों का पतन। पुर्तगाली का पतन भाई कैसे हुआ, तो अगर सीधा सीधा एक लाइन में पूछा जाए कि अगर किसी शासक राजवंश का पतन कैसे होता है, तो उससे कोई शक्तिशाली व्यक्ति आ जाए तो उसको पतन हो जाएगा, उसको पराजित करके। ठीक, तो जब भारत में विभिन्न प्रकार के कंपनियों का आगमन हुआ, जैसे डच आए, फ्रांसीसी आए, या ब्रिटिशर्स आए, डेनिश आए, इन कंपनियों का जब भारत में आगमन हुआ तो प्रतिस्पर्धा में ये पिछड़ गया। क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गया, उनकी शक्ति इससे ज़्यादा दिखाई देने लगा, तो इसका पतन होना स्वाभाविक था। फिर भी बातें करते हैं तो पहला सबसे ये बात आती है कि भाई पुर्तगालियों के पतन के पीछे का कारण सबसे पहला था इसकी धार्मिक असहिष्णु की नीति। क्या था, धार्मिक असहिष्णु की नीति। पुर्तगाली लोग धर्म को लेकर के ज़्यादा कट्टर थे, और कहे तो ये लोग मतलब कि पुर्तगाली लोग जो थे दक्षिण भारत के कई ऐसे लोगों को जबरन ईसाई धर्म में तब्दील करा दिया था अपने साम्राज्य क्षेत्र में। तो इसका एक पतन के कारण में इसका बड़ा रोल रहा। दूसरा, व्यापार के साथ ही लूटमार की नीति ये शुरू कर दिया। जैसे व्यापार यहाँ पर करने आया वैसे ही इसका नीति जो था लूटमार की शुरुआत होगी। हुगली को इन्होंने लूट का केंद्र बना रखा था। आपको बताएं कि शाहजहां एक बार पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ डाला था। ठीक, तो पुर्तगाली लोग जो थे यहाँ पर व्यापार के साथ साथ लूट मचाया करते थे, लूटमार की स्थिति शुरू हो गई थी। तीसरा कारण ये भी माना जाता है कि ब्राज़ील का खोज जब हो गया तो अब इसका ध्यान ब्राज़ील के तरफ हुआ और भारत के तरफ कम देने लगे ये लोग ध्यान। चौथा कारण कि पुर्तगाली गवर्नर पर पुर्तगाली शासकों का अत्यधिक नियंत्रण था। जैसे ब्रिटिश कंपनी भारत में आया तो 1858 के बाद से ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण स्थापित हुआ, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। लेकिन कंपनी जो था वो स्वतंत्र रूप से अपना शासन चलाता था, स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा था भारत में। लेकिन पुर्तगाली कंपनी को देखें आप तो पुर्तगाली कंपनी पर शुरू से ही पुर्तगाल शासकों का नियंत्रण था, परिणामतः लोग इसमें दिलचस्पी कम दिखाने लगे, तो इसका पतन का कारण बना। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में यह जो है पीछे रह गया। क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में जो पुर्तगाली कंपनी है वह पीछे रह गया, जो अभी हमने बताया। अब अगला कंपनी आता है हमारा डच। तो डच का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा, फिर भी डचों के बारे में, पुर्तगालियों को तो भाई बार बार इन्होंने टक्कर दिया है। पुर्तगाली के बाद भारत में दूसरी कंपनी आने वाला कौन था, डच था। और ये डच लोग हॉलैंड या डच
डच लोग हॉलैंड या वर्तमान में नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के? वर्तमान में नीदरलैंड या हॉलैंड, डच उसी समय उसको कहा जाता है। तो ये वहाँ के निवासी थे। 1595 ईस्वी में, 1595-96 ईस्वी में प्रथम डच जहाजी बेड़ा कार्नेलियस के नेतृत्व में, किसके? कार्नेलियस के नेतृत्व में सुमात्रा पहुंचा। ये सबसे पहले भाई भारत नहीं एंट्री मारा, बल्कि जाकर के यहाँ पर सुमात्रा में एंट्री मारा। ठीक। और सुमात्रा पहुंचने के बाद 1602 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुआ। उस कंपनी का क्या कहा जाता था? कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ठीक। 1602 ईस्वी में 1595-96 में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में जहाजी बेड़ा सुमात्रा पहुंचा। उसके बाद लोग प्रोत्साहित हुए और उत्साहित होने के बाद 1602 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई, कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इस कंपनी का मूल नाम अगर देखें तो था वेरिनिगे ओस्ट इंडिस कंपनी। क्या नाम है? वेरिनिगे ओस्ट इंडिस कंपनी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डच कंपनी के मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था, जिसको भोग कहते हैं सीधा सीधी। ओके। अब प्रारंभिक फैक्ट्रियां ज़्यादा तो है नहीं, इससे क्वेश्चन जो बनती है वो है हमारा प्रारंभिक फैक्ट्रियां। तो डचों ने सबसे पहला अपना फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में स्थापित किया। कंपनी की देख रेख के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया था। यह बोर्ड डच सरकार के आदेशों के अनुरूप ही काम करती थी। भाई ये 17 व्यक्तियों का बोर्ड था कंपनी की देखरेख के लिए। और आप देखेंगे कि अन्य कंपनी का पतन के पीछे सरकारी नियंत्रण ज़्यादा था, जिसके चलते वो पतन हो जा रहा था। इस समय जब कंपनी की स्थापना हुई डचों की, उस समय कुल इसकी लागत 65 लाख गिल्डर था, क्योंकि डच में गिल्डर सिस्टम चलता है, रुपया नहीं। ये लगभग आज के दौर में अगर देखें तो 25 करोड़ 68 लाख के आसपास पैसा थी। काफ़ी हाई पूंजी के साथ इस कंपनी को स्थापना किया गया था और भारत में मतलब पूर्वी देशों के लिए में 21 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार सरकार के द्वारा सौंपा गया था। 1610 ईस्वी में पोतमपल्ली, क्या नाम है? पोतमपल्ली में दूसरी फैक्ट्री लगाई गई और 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके पुलिकट, कौन सा क्षेत्र है? पुलिकट, मद्रास वाला में पड़ता है, पुलिकट में फैक्ट्री स्थापना किया। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहला फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में डचों ने खोला और दूसरी पोतमपल्ली में फैक्ट्री स्थापित किया। पुलिकट में डचों ने टकसाल की स्थापना किया। किस चीज का स्थापना किया? टकसाल की स्थापना डचों ने पुलिकट में किया 1610 ईस्वी में। ओके। 1616 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री लगाया और 1617 ईस्वी के दौरान वान रवेस्तेवेन को इस फैक्ट्री को प्रभारी नियुक्त किया। ये सूरत में इन्होंने कब अपनी फैक्ट्री स्थापित किया? 1610 ईस्वी में फैक्ट्री लगाया। 1617 ईस्वी में वान रवेस्तेवेन को फैक्ट्री का प्रभारी नियुक्त किया। अब बातें करते हैं हम लोग बंगाल की तरफ कि भाई इनका बंगाल में क्या रोल रहा। तो बंगाल में डचों का प्रथम फैक्ट्री पिपली में स्थापित हुआ। कहां पर स्थापित हुआ? पिपली में। 1627 ईस्वी में इन्होंने पिपली में अपना फैक्ट्री स्थापित किया, लेकिन प्रतिस्पर्धा के चलते वह फैक्ट्री बहुत जल्दी ही समाप्त हो गई और पुनः इन्होंने एक नए फैक्ट्री बालासोर में स्थापित किया। ये भी बंगाल में पड़ता है। तो इन्होंने बालासोर में जब स्थापित किया तो बालासोर में भी भाई क्या हुआ? जबरदस्त पुर्तगालियों का विरोध हुआ और जब पुर्तगालियों का बालासोर में विरोध हुआ तो पुनः इन्होंने 1653 ईस्वी में हुगली के निकट चिनसूरा में अपनी फैक्ट्री लगवाई। ये चिनसूरा कई बार पूछा है कि चिनसूरा जो है वो किस पुर्तगाली गवर्नर मतलब कि किस कंपनी के अंतर्गत था। तो चिनसूरा जो था वह डचों के नेतृत्व में था और हुगली जो था किसके नेतृत्व में था? पुर्तगालियों के नेतृत्व में था। 1441 ईस्वी में इन्होंने मलक्का और 1641 ईस्वी में 1641 ईस्वी में मलक्का
और 1658 ईस्वी में श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। भारत से भारतीय वस्त्र को, ये क्वेश्चन फिर से ध्यान दीजिएगा कि भारत से भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात वस्तु बनाने का काम किसका है, तो डचों का है। डच लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर जोर दिए तो वो वस्त्र, भारतीय वस्त्र पर जोर दिए, और भारतीय वस्त्र को इन्होंने क्या किया, 17वीं शताब्दी के आते आते सबसे प्रमुख निर्यात वस्तु बना दिया। बंगाल से मुख्यतः सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम का निर्यात किया जाता था। मसूलीपट्टनम से नील की निर्यात होती थी। ध्यान रखिए कि नील की निर्यात ये लोग कहाँ से कर रहे थे, तो मसूलीपट्टनम से कर रहे थे। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ। ठीक है, अंग्रेज और डचों के बीच 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ। इस बेदरा के युद्ध में डचों की पराजय हो गई और माना जाता है कि अब डचों का पतन यहीं से होगा। तो डचों से बेसिकली 2-3 क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रखिएगा। पहला कि भाई बंगाल में डचों का किस क्षेत्र पर अधिकार था, तो चिनसुरा पर अधिकार था। दूसरा बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि डचों के द्वारा पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया गया, तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। तीसरा बात ये ध्यान रखिएगा कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई थी, 1602 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1602 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा कि भारत में सूती वस्त्र को निर्यात का प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, वो डचों के दिया जाता है। डच लोग ने ही भारतीय सूती वस्त्र को प्रमुख निर्यात के रूप में तब्दील कर दिए। और अगला लास्ट क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई कौन से युद्ध में डचों का पराजय हो गया, तो बेदरा के युद्ध में। बेदरा की लड़ाई कब लड़ी गई, 1759 ईस्वी में लड़ी गई। 1759 ईस्वी में किसके बीच ये युद्ध हुआ, तो अंग्रेज और डचों के बीच हुआ। इसमें अंग्रेज जीत गए और डचों का पराजय हो गया। ओके, अब आती है डच के पतन का कारण। तो डच के पतन का कारण क्या है, सीधा सरकारी नियंत्रण में होना। डच लोग, जो हॉलैंड नीदरलैंड का जो कंपनी था, इस पर भी सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण था। ये अपने अनुसार किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकते थे। जितना निर्देश दिया जाए उतना ही निर्देश के अनुसार ये काम किया करता था। उसके बाद आयोग एवं भ्रष्ट पदाधिकारी आ गए। जैसे यहाँ पर आयोग, मतलब कि ये डच कंपनी में जो अधिकारी लोग हुआ करते थे, ये बिल्कुल अयोग्य साबित हुए, भ्रष्ट साबित हुए। बस कमाने और लूटने के ही फेर में ये लोग रहे। डचों की तुलना में अंग्रेजों की नौसेना श्रेष्ठ थी। वेदरा की जो लड़ाई, सामुद्रिक लड़ाई हुई, वेदरा का युद्ध, इस युद्ध में डचों ने दिखा दिया कि हमारे पास कितनी शक्तिशाली सेनाएं हैं। उसके बाद आप इस बात को ध्यान रखिए कि अम्बोयना में 1627 ईस्वी में खतरनाक नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार से अंग्रेजों ने डचों के प्रति घृणा हो गई थी। ठीक है, अंग्रेजों में डचों के प्रति घृणा हुई थी। ये नरसंहार कब हुआ था, 1627 ईस्वी में अम्बोयना में। ठीक है, और इसी के बदला लेने के लिए उन्होंने वेदरा की लड़ाई में इन्हें पराजित। डच का व्यापार जो था वो कार्टल पद्धति पर आधारित था। किस पद्धति पर आधारित था, कार्टल पद्धति पर आधारित था। इस चीज को ध्यान रखिए। तो आज के सेशन में हम लोगों ने 2 कंपनियों के बारे में विशेष रूप से पढ़े, और भारत में भौगोलिक मार्ग की खोज या भारत में भौगोलिक मार्ग के खोज के कारण क्या रहा, इन चीज़ों को देखा कि भाई कैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। 1453 की घटना विश्व इतिहास में क्या बदलाव लाती है। हर बातों को एक एक करके ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश किया, और उम्मीद करते हैं कि अब आप भी समझ गए होंगे। हमने उन बातों को भी आपको इंडिकेट करवाया जहां से डेट ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी डेट ईयर आप उतना ध्यान में ना भी रखें तो आपको चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले कंपनी के टॉपिक पर चर्चा करने के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।